हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ सुनेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर 18 कंपनियों के 8 जोड़ों की तुलना। जो चीज़ें हैं वह वही हैं जो होंगी और जो किया जाता है वह है जो किया जाएगा और सूर्य के नीचे कोई नई चीज़ नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि देखें यह नया है, यह पहले से ही पुराने समय का है जो हमारे सामने था। धर्म ग्रंथ। बता दें कि ग्राहम ने क्लासिक राइटअप तकनीक का उपयोग करते हुए 8 जोड़ी कंपनियों का क्लासिक राइटअप किया है, जिसे करने के लिए उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में अपने व्याख्यान में बीड़ा उठाया था। ध्यान रखें कि ये सारांश निर्दिष्ट समय पर ही इन शेयरों का वर्णन करते हैं। सस्ते स्टॉक बाद में अत्यधिक महंगे हो सकते थे और महंगे स्टॉक सस्ते हो सकते थे। अपने जीवन के किसी बिंदु पर लगभग हर शेयर एक सौदा है, एक और समय है महंगा होगा। यद्यपि अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की कंपनियां हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक जैसी कोई चीज़ नहीं है। केवल अच्छे स्टॉक की कीमतें हैं जो आते हैं और जाते हैं। पेयर 1 सिस्को एंड सिस्को। 27 मार्च 2000 को सिस्को सिस्टम्स इंक दुनिया का सबसे मूल्यवान निगम बन गया था, क्योंकि इसके शेयर ने कुल मूल्य में $548 बिलियन की कमाई की। सिस्को जो उपकरण बनाता था जो इंटरनेट पर डेटा को निर्देशित करता है, जिसने पहल अपने शेयरों को 10 साल पहले जनता को बेच देता था। यदि आपने प्रारंभिक पेशकश में सिस्को का स्टॉक खरीदा था और उसे रखा था, तो आपको एक पागल व्यक्ति द्वारा बनाई गई टंकण त्रुटि से लाभ होगा। 103% या 217% औसत वार्षिक रिटर्न। अपने पिछले 4 राजकोषीय तिमाहियों में सिस्को ने राजस्व में $14.9 बिलियन और कमाई में $2.5 बिलियन का उत्पादन किया था। यह स्टॉक 219 गुना सिस्को की शुद्ध आय पर कारोबार कर रहा था, जो कि एक बड़ी कंपनी के लिए सबसे मूल्यवान, सबसे अधिक मूल्य और आय अनुपात में से एक था। तब सिस्को कॉरपोरेशन थी जो संस्थागत रसोइयों में भोजन की आपूर्ति करती थी, जो इस कारोबार को 30 वर्षों से सार्वजनिक रूप से करती आ रही थी। अपनी पिछली 4 तिमाहियों में सिस्को ने $17.7 बिलियन राजस्व की सेवा की। सिस्को की तुलना में लगभग 20% अधिक, लेकिन शुद्ध आय में केवल $457 बिलियन, जो 11.7 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ सिस्को के शेयरों ने 26 गुना आय पर कारोबार किया, जो कि बाजार के औसत PE अनुपात से 31 अंक नीचे था। एक टेट निवेशक के साथ शब्द संघ खेल शायद इस तरह से चला होगा। प्रश्न: जब मैं सिस्को सिस्टम कहता हूँ तो आपके दिमाग में पहले कौन सी चीज़ आती है? उत्तर: इंटरनेट, भविष्य का उद्योग, महान स्टॉक, गर्म स्टॉक आदि। इससे पहले कि है और अधिक बढ़ जाए, क्या मैं कुछ खरीद सकता हूँ? प्रश्न: और सिस्को कॉर्प के बारे में क्या? एक वितरण ट्रकों, सुक्टोस, स्लॉपी जॉइस, शेपर्ड पाई, स्कूल लंच, अस्पताल का खाना आदि। ओह धन्यवाद, मैं अब भूखा नहीं हूँ। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि लोग अक्सर बड़े पैमाने पर भावनात्मक इमेजरी के आधार पर शेयरों को एक मानसिक मूल्य प्रदान करते हैं, जो कि कंपनियां पैदा करती हैं। लेकिन बुद्धिमान निवेशक हमेशा गहराई से देखता है। यहाँ सिस्को और सिस्को के वित्तीय वक्तव्यों में संदेहजनक बात नजर आई। राजस्व और आय में सिस्को की अधिकांश वृद्धि अधिग्रहणों से हुई। अकेले सितंबर के बाद से सिस्को ने 11 अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए $10.2 बिलियन का भुगतान किया था। इतनी जल्दी एक साथ इतनी सारी कंपनियों को कैसे मनाया जा सकता है? इसके अलावा पिछले 6 महीनों में सिस्को की आय का लगभग 1/3 अपने व्यवसायों से नहीं आया था, बल्कि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टॉक विकल्पों पर कर
टूटने से सिस्को ने $5.8 बिलियन का निवेश प्राप्त किया था, फिर $6 बिलियन और खरीदा। क्या है इंटरनेट कंपनी थी या म्यूचुअल फंड? क्या होगा अगर उन निवेश कंपनियों को ऊपर जाना बंद हो जाए? सिस्को ने भी इसी अवधि में कई कंपनियों का अधिग्रहण किया था, लेकिन केवल $123 मिलियन का भुगतान किया। सिस्को के इनसाइडर्स के लिए स्टॉक ऑप्शंस कुल मिलाकर केवल 1.5% शेयर बकाया है, बनाम सिस्को में 6.9%। यदि अंदरूनी सूत्रों ने अपने विकल्पों को बनाया तो सिस्को की प्रति शेयर आय सिस्को की तुलना में बहुत कम होगी, और सिस्को ने अपने त्रैमासिक लाभांश को 9 सेंट से 1 शेयर पर 10 तक बढ़ा दिया था। सिस्को ने कोई लाभांश नहीं दिया। अंत में, जैसा कि वार्टन के वित्त प्रोफेसर जेरेमी सीगल ने कहा, सिस्को जैसी कोई भी कंपनी कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई कि $60 से ऊपर की कीमत आय अनुपात को औचित्य देने में सक्षम हो, जो अकेले 200 से अधिक पीई अनुपात दे। एक बार एक कंपनी जब विशाल बन जाती है तो इसका विकास धीमा होना चाहिए, वरना यह पूरी दुनिया को खा जाएगा। एक कंपनी एक विशाल काय हो सकती है या एक विशाल पीई अनुपात के लायक हो सकती है, लेकिन दोनों एक साथ अपूर्ण है। जल्द ही सिस्को के रथ के पहियों को बंद कर दिया गया। सबसे पहले 2001 में उन अधिग्रहणों में से कुछ को पुनर्गठन करने के लिए $1.2 बिलियन का शुल्क आया। अगले 2 वर्षों में उन निवेश पर $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ। 2000 से 2002 तक मुनाफे को कम कर दिया और इसी अवधि में स्टॉक में 56% की बढ़ोतरी हुई। पार्ट 2, याहू और यम। 30 नवंबर 1999 को वर्ष 2 शुरू होने के बाद से याहू इंक का स्टॉक $212.75 पर बंद हुआ, जो पिछले साल इसी समय 79.6% पर था। 7 दिसंबर तक स्टॉक में 5 ट्रेडिंग दिनों में $63.6% लाभ प्राप्त हुआ था। याहू साल के अंत तक 31 दिसंबर को $432.683 पर बंद हुआ। एक ही महीने में स्टॉक दोगुना से अधिक हो गया था। याहू का कुल बाजार मूल्य जो $114 अरब तक पहुंच, वह लगभग $58 बिलियन अधिक था। पिछली 4 तिमाहियों में याहू ने राजस्व में $433 मिलियन और शुद्ध आय में $34.9 मिलियन की रैंकिंग की थी। इसलिए याहू का स्टॉक अब 263 गुना राजस्व और 3264 गुना कमाई पर था। याहू इतना क्यों था? 30 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने घोषणा की कि यह याहू को जोड़ेगा अपने S&P 500 इंडेक्स के साथ। 7 दिसंबर तक इंडेक्स फंड्स और अन्य बड़े निवेशकों के लिए एक अनिवार्य होल्डिंग और मांग में अचानक वृद्धि से स्टॉक को अधिक से अधिक अस्थायी रूप से चलाने के लिए सुनिश्चित किया गया था। कम से कम अस्थायी रूप से याहू के 90% शेयर के साथ कर्मचारियों, उद्यम पूंजी फर्मों और अन्य प्रतिबंधित धारकों के हाथों में स्टॉक बंद हो गया है। इसके शेयरों का कुछ ही हिस्सा व्यापार कर सकता है, इसलिए हजारों लोगों ने स्टॉक केवल इसलिए खरीदा क्योंकि वे जानते थे कि अन्य लोगों को इसे खरीदना होगा जहां पर वस्तु की कीमत कोई नहीं थी। इस बीच यम भीख मांगता हुआ पेप्सिको का एक पूर्व विभाजन, जिसमें हजारों केंटकी फ्राइड चिकन, पिज्जा हट और टेको वेल भोजनालय का संचालन होता है, पिछली 4 तिमाहियों से राजस्व में $8 बिलियन का उत्पादन किया था, जिस पर इसने $663 मिलियन कमाए। यह याहू के आकार से 17 गुना से अधिक था। फिर भी वर्ष 1999 के अंत में यम का शेयर बाजार मूल्य केवल $5.9 बिलियन था, या 1.1/19 याहू का कैपिटलाइजेशन था। उस कीमत पर यम का शेयर केवल 9 अधिक गुना आए और 73% लाभ पर इसके राजस्व को बेच रहा था। जैसा कि ग्राहम का कहना था, कम समय में बाजार एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लंबे समय में यह एक वजन करने वाली मशीन है। याहू ने अल्पकालिक लोकप्रियता प्रतियोगिता जीती, लेकिन अंत में यह कमाई की बात है और याहू मुश्किल में था। एक बार बाजार ने वोट देना बंद कर दिया और वजन करना शुरू कर दिया, तराजू यम की ओर झुक गया। 2002 के बाद इसका स्टॉक 2000 से 25.4% बढ़ा, जबकि याहू ने 92.4% संचयी रूप से खो दिया। पार्ट 3, कॉमर्स वन एंड कैपिटल वन। मई 2000 में
कॉमर्स वन इंक पिछले जुलाई से केवल सार्वजनिक रूप से कारोबार किया था। अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने केवल $385 मिलियन की संपत्ति दिखाई और कुल राजस्व में केवल $34 मिलियन पर $63 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया। इस माइंसक्यूल कंपनी का स्टॉक अपने आईपीओ के बाद से लगभग 900% बढ़ गया था, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण $15 बिलियन था। क्या यह ज्यादा था? हाँ, हमारे पास एक बड़ी मार्केट कैप है, कॉमर्स वन के मुख्य अधिकारी मार्क हॉफमैन ने एक साक्षात्कार में कहा, लेकिन हमारे पास खेलने के लिए एक बड़ा बाजार है। हम अविश्वसनीय मांग को देख रहे हैं। विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस साल हमें $140 मिलियन का राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि अतीत में हम अपेक्षाओं को पार कर चुके हैं। हॉफमैन के जवाब से दो बातें निकली। चूंकि कॉमर्स वन पहले ही बिक्री में प्रत्येक डॉलर पर $2 खो रहा था, जैसा कि विश्लेषकों की उम्मीद है। अगर यह अपने राजस्व को बढ़ा देता है तो यह और भी बड़े पैमाने पर पैसे नहीं खोएगा। कॉमर्स वन अतीत में उम्मीदों से ज्यादा कैसे प्रदान कर सकता था? कौन सा अतीत? यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी कंपनी अभी लाभ कमाएगी, हॉफमैन के पास जवाब तैयार था। कोई सवाल नहीं है कि हम इसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदल सकते हैं। हम 2000 की चौथी तिमाही में लाभदायक बनने की योजना बना रहे हैं। एक साल के विश्लेषकों ने हमें राजस्व में $250 मिलियन से अधिक बनाते हुए देखा है। फिर भी उन विश्लेषकों पर आते हैं। मुझे इन स्तरों पर कॉमर्स वन पसंद है, क्योंकि एक गरीबी परिस्थितियों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका स्टॉक भी लगभग 400 गुना राजस्व पर कारोबार कर रहा था। जीन सेट सिंह पासेर स्टीन पेरला निवेश बैंक के एक विश्लेषक ने कहा, अगर ये वृद्धि दर जारी रहती है तो कॉमर्स वन 2001 में 60 से 70 गुना ज्यादा बिक्री पर होगा। दूसरी ओर कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्प मास्टर कार्ड और वीजा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला था। जुलाई 1999 से मई 2000 तक इसके शेयर में 21.5% की गिरावट आई। फिर भी कैपिटल वन में कुल संपत्ति $12 बिलियन और 1999 में $363 बिलियन की कमाई हुई, जो कि एक साल पहले 32% थी। लगभग $7.3 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ शेयर 20 गुना कैपिटल वन की शुद्ध कमाई पर बेचा गया। कैपिटल वन में सब कुछ ठीक नहीं था। कंपनी ने ऋण से अपने भंडार को मुश्किल से बढ़ाया था। भले ही यह खराब हो, भले ही डिफॉल्ट दरें मंदी में उठ रही हो, लेकिन इसके शेयर की कीमत कम से कम संभावित परेशानी के कुछ जोखिमों को दर्शाती है। आगे क्या हुआ? 2001 में कॉमर्स वन ने राजस्व में $409 बिलियन उत्पन्न हुए। दुर्भाग्य से इसने राजस्व पर हर शेयर पर लाल रंग का $2.6 बिलियन या $10.30 शुद्ध नुकसान हुआ। दूसरी ओर कैपिटल वन ने 2000 में 2002 तक 2 की तुलना में शुद्ध आय में लगभग $2 बिलियन कमाया। इसका स्टॉक उन 3 वर्षों में 38% नीचे चला गया। दूसरे शेयर बाजार की तुलना में कोई दूसरा इतना बदतर नहीं था। हालांकि कॉमर्स वन ने अपने मूल्य का 99.7% खो दिया। हॉफमैन और उनके लैपटॉप विश्लेषकों को सुनने के बजाय व्यापारियों को कॉमर्स वन की वार्षिक रिपोर्ट में 1999 के लिए ईमानदार चेतावनी दी जानी चाहिए। हम कभी लाभदायक नहीं रहे। हम भविष्य के लाभ के लिए शुद्ध नुकसान उठाना चाहते हैं और हम कभी भी लाभदायक नहीं हो सकते। पार्ट 4 पाम ऑन 3कॉम। 3 मार्च 2000 को टाटा नेटवर्किंग कंपनी 3कॉम कॉरपोरेशन ने अपनी पाम इंक को 5% हिस्सा जनता को बेच दिया। पाम के शेष बचे 95% शेयर अगले कुछ महीने में 3कॉम के शेयरधारकों को मिल जाएंगे। 3कॉम के प्रत्येक शेयर के लिए निवेशकों को पाम के 1.525 शेयर प्राप्त होंगे। तो ऐसे 2 तरीके थे जिनसे आप पाम के 100 शेयर प्राप्त कर सकते थे। आईपीओ में अपने तरीके से कोहनी लगाने की कोशिश करके या 3कॉम के 66 शेयर खरीद कर, और तब तक प्रतीक्षा करें कि जब तक कि मूल कंपनी बाकी पाम स्टॉक वितरित नहीं कर देती। 3कॉम शेयर के लिए पाम के 1.5 शेयर प्राप्त करने के लिए आपके पास नई कंपनी के अगर 100 शेयर हैं तो आपके पास अभी 3कॉम के 66 शेयर। लेकिन कुछ महीनों का इंतजार कौन करना चाहता था, जबकि 3कॉम सिस्को जैसे विशाल प्रतिद्वंदियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। पाम हाथ में डिजिटल आयोजकों के स्पेस में अग्रणी था, तो पाम का स्टॉक $38 के ने प्रस्ताव मूल्य से $95 पर बंद हुआ, जो 150% प्रथम दिन का रिटर्न था। इसे पिछले 12 महीनों में पाम ने अपनी आमदनी का 1350 गुना से अधिक का मान रखा था। उसी दिन 3कॉम का शेयर मूल्य $104 से गिरकर $81.81 हो गया। पाम की कीमत को देखते हुए उस दिन 3कॉम को कहां बंद करना चाहिए था?
अंकगणित आसान है। प्रत्येक 3Com शेयर पाम के 1.525 शेयर प्राप्त करने का हकदार था। पाम का प्रत्येक शेयर $95.06 पर बंद हुआ। 1.525 गुणा $95.06 बराबर $144.960। पाम में इसकी हिस्सेदारी के आधार पर इसका प्रत्येक 3Com का हिस्सा इसके लायक था। इस प्रकार $81.81 पर व्यापारी व्यापार कर रहे थे कि सभी 3Com के अन्य व्यवसाय संयुक्त $63.16 प्रति शेयर या कुल शून्य में $22 बिलियन मूल्य के थे। इतिहास में शायद ही कभी किसी शेयर की कीमत इससे ज्यादा बेवकूफी से भरी गई हो, लेकिन यहाँ एक पकड़ थी। जैसा कि 3Com राजस्व में शून्य से $22 बिलियन के बराबर नहीं था। पाम वास्तव में 1350 गुना आय के लायक नहीं था। 202 के अंत तक दोनों स्टॉक हाई टेक मंदी में करा रहे थे, लेकिन यह पाम के शेयरधारक थे जो वास्तव में स्मैकडाउन हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार में खरीदने पर सभी सामान्य ज्ञान को छोड़ दिया था। पेयर 5 CMGI एंड CGI वर्ष 2000 की शुरुआत CMGI इंक धमाके के साथ, क्योंकि 3 जनवरी को स्टॉक ने $163.22 कमाए। एक कंपनी इंटरनेट इंक्यूबेटर ने ऑनलाइन कारोबार की एक किस्म में स्टार्टअप फर्मों को वित्त पोषित और अधिग्रहित किया था। उनमें ऐसे शुरुआती तारे जैसे कि लाइकोस आदि थे। वित्तीय वर्ष 1998 में जैसा कि इसका स्टॉक 98 सेंट से बढ़कर $8.52 हो गया। CMGI ने $53.8 मिलियन खर्च करके इंटरनेट कंपनियों में पूरे या आंशिक दाव लगाए। वित्तीय वर्ष 1999 में इसके स्टॉक के रूप में $8.52 से $46.09 तक शूट हुआ। CMGI ने $104.7 बिलियन का लक्ष्य हासिल किया और 1999 के आखिरी 5 महीनों में, क्योंकि इसके शेयर $138.44 तक जूम किए गए, CMGI ने अधिग्रहण पर $4.1 बिलियन खर्च किए। वस्तुतः सभी पैसे CMGI के निजी तौर पर खनन खुदरा इसका सामान्य स्टॉक, जिसकी कीमत अब कुल $40 बिलियन से अधिक है। यह एक तरह का जादुई पैसा था जो CMGI का अपना उच्च स्टॉक चला गया। जितना अधिक वह खरीद सकता था, जितना अधिक CMGI खरीदने का जोखिम उठा सकता था, उतना ही अधिक इसका स्टॉक हाई चला गया। पहला स्टॉक इस अफवाह पर जाएगा कि CMGI उन्हें खरीद सकता है, फिर एक बार CMGI ने उन्हें अधिग्रहित कर लिया क्योंकि इसका स्वामित्व उनके खुद के स्टॉक में चला जाएगा। किसी को भी परवाह नहीं थी कि CMGI ने नवीनतम में इसके संचालन पर $127 मिलियन का नुकसान किया है। वेबस्टर मैसेच्यूसेट्स में डाउनटाउन CMGI के मुख्यालय से 17 मील दक्षिण पश्चिम में एंडोवर में स्थित है, जो कॉमर्स इंक का मुख्य कार्यालय है। 1999 में इसके शेयरों में 30% की कमी आई। हालांकि इसकी शुद्ध आय $89 मिलियन थी, जो 1998 के स्तर से केवल 7% नीचे गिर गई। CGI ने 4% से अधिक के लाभांश का भुगतान किया। CMGI ने कोई भी भुगतान नहीं किया। $1870 मिलियन के कुल बाजार मूल्य के साथ CGI स्टॉक 10 गुना से कम पर कारोबार कर रहा था और फिर अचानक सब कुछ उल्टा हो गया। CMGI का जादुई पैसा मीरा गो राउंड रुका हुआ है। इसके .com शेयरों की कीमत में वृद्धि बंद हो गई, फिर सीधे नीचे चली गई। अब वो उन्हें लाभ के लिए बेचने में सक्षम नहीं। CMGI को अपनी कमाई के लिए हिट के रूप में अपना नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी ने 2000 में $1.4 बिलियन, 2000 में $5.5 बिलियन और 2002 में लगभग $500 मिलियन से अधिक खो दिया। इसका स्टॉक 2000 की शुरुआत में $163.22 से बढ़कर वर्ष 2002 के अंत तक 98 सेंट तक 99.4% का नुकसान हुआ। हालांकि पुरानी CGI बोरिंग ने स्थिर आय को कम करके रखा और इसका स्टॉक 2000 में 8.5%, 2001 में 43.6% और 2002 में 2.7 पर बढ़ा हुआ, जिससे 60% संचयी लाभ हुआ। बोरिंग ने स्थिर आय को, जिससे पेयर 6 बॉल एंड स्ट्राइकर 9 जुलाई से 23 जुलाई 2002 के बीच वॉल कॉर्प का स्टॉक $43.69 से गिरकर $33.48 पर आ गया। 24% के नुकसान के साथ कंपनी $1.9 बिलियन के स्टॉक मार्केट मूल्य पर आ गई थी। उन्हीं 2 हफ्तों में स्ट्राइकर कॉर्प के शेयर $49.55 से गिरकर $45.60 पर आ गए। इसी के साथ 8% की गिरावट के साथ स्ट्राइकर की कुल कीमत $9 बिलियन हो गई। इन दोनों कंपनियों ने इतने कम समय में इतना कम मूल्य क्या वास्तव में कमाया? ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण और सर्जिकल उपकरण बनाने वाले स्ट्राइकर ने
इन 2 हफ्तों के दौरान केवल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। 16 जुलाई को स्ट्राइकर ने घोषणा की कि दूसरी तिमाही में इसकी बिक्री 15% बढ़कर $734 मिलियन हो गई, जबकि कमाई 31% बढ़कर 86 मिलियन हो गई। अगले दिन स्टॉक 7% बढ़ गया, फिर राइट डाउन हिल लुढ़क गया। फलों और सब्जियों के डिब्बाबंदी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसिद्ध बॉल जार के मूल निर्माता बॉल अब औद्योगिक ग्राहकों के लिए धातु और प्लास्टिक की पैकेजिंग करते हैं। उन 2 हफ्तों के दौरान बॉल ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की। 26 जुलाई को हालांकि बॉल ने बताया कि इसने दूसरी तिमाही में $1 मिलियन की बिक्री पर $50 मिलियन कमाए थे, जिससे एक साल पहले इसी अवधि में शुद्ध आय में 61% की वृद्धि हुई थी। यह अपनी कमाई को 4 तिमाहियों में $150 मिलियन तक ले आया। इसीलिए यह स्टॉक बॉल की कमाई से सिर्फ 12.5 गुना पर कारोबार कर रहा था और $1.1 बिलियन के बुक वैल्यू के साथ आप 1.7 गुना स्टॉक खरीद सकते हैं, जो कंपनी की मूर्त संपत्ति के लायक था। स्ट्राइकर अलग लीग में थे। पिछले 4 तिमाहियों में कंपनी ने शुद्ध आय में $301 मिलियन उत्पन्न किए थे। स्ट्राइकर का बुक मूल्य $570 मिलियन था। इसलिए कंपनी पिछले 12 महीनों में अपनी कमाई के 30 गुना से कई गुना मोटी कमाई पर कारोबार कर रही थी और इसकी बुक वैल्यू लगभग 16 गुना ज़्यादा थी। दूसरी ओर 1992 से 2001 के अंत तक स्ट्राइकर की कमाई 18.6% सालाना बढ़ी थी, जिससे इसका लाभांश प्रति वर्ष लगभग 21% बढ़ गया था और 2001 में स्ट्राइकर ने भविष्य के विकास के लिए आधार बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर $142 मिलियन खर्च किए थे। तब क्या इन दोनों शेयरों में गिरावट आई थी? 9 जुलाई और 23 जुलाई 2002 के बीच, जैसा कि वर्ल्डकॉम ने दिवालियापन में उलटफेर किया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 9,096.09 से गिरकर 7,702.34, जो कि 15.3% पर नीचे आ गया था। बॉल और स्ट्राइकर की अच्छी खबरें बुरी सुर्खियां और गिरते बाजारों में खो गईं, जिसने इन दोनों कंपनियों को अपने साथ ले लिया। हालांकि बॉल स्ट्राइकर की तुलना में कहीं अधिक सस्ते में समाप्त हो गई। यहाँ सबक यह नहीं है कि बॉल एक चोरी थी और स्ट्राइकर एक जंगली पिच थी। इसके बजाय बुद्धिमान निवेशक को यह पहचानना चाहिए कि बाजार की पैनिक अच्छी कंपनियों जैसे बॉल और महान कंपनियों स्ट्राइकर जैसी के लिए अच्छे दामों के लिए बड़ी कीमतें बना सकते हैं। बॉल 2002 में $91.19 प्रति शेयर पर समाप्त हुई, जो जुलाई के निचले हिस्से से 53% ऊपर थी। स्ट्राइकर ने 47% की बढ़ोतरी के साथ $67.12 पर साल समाप्त किया। हर बार एक समय में मूल्य और विकास स्टॉक समान रूप से बिक्री पर जाते हैं। आप किस विकल्प को पसंद करते हैं यह काफ़ी हद तक आपके स्वयं के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन प्लेट के दोनों ओर मोलभाव किया जा सकता है। पेयर 7 नॉर्टल एंड नॉर्टेक फाइबर ऑप्टिक उपकरण बनाने वाली कंपनी नॉर्टल नेटवर्क्स के लिए 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह आर्थिक रूप से एक स्वर्णिम वर्ष था। फरवरी 2000 तक $150 बिलियन से अधिक के बाजार मूल्य पर नॉर्टेल के स्टॉक ने कमाई के 87 गुना पर कारोबार किया। वॉल स्ट्रीट के
विश्लेषकों का नुकसान अनुमान है कि कंपनी साल 2000 में उत्पादन करेगी। यह अनुमान कितना विश्वसनीय था? नॉर्टेल ने बताया, खाते में जिन ग्राहकों को बिक्री की थी जिन्होंने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया था, उन्होंने एक वर्ष में $1 बिलियन का भुगतान किया था। कंपनी ने कहा कि वृद्धि 1999 की चौथी तिमाही में बढ़ी हुई बिक्री से प्रेरित थी। हालांकि इन्वेंट्रीज भी $1.2 बिलियन से गुब्बारा हो गई थी, जिसका मतलब है कि नॉर्टेल उन उपकरणों की तुलना में तेजी से उत्पादन कर रहे थे जो बढ़ी हुई बिक्री को अनलोड कर सकते थे। इस बीच नॉर्टेल ने लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स बिलों ने अभी तक बहुवर्षीय अनुबंधों के लिए भुगतान नहीं किया था। $519 मिलियन से $1.4 बिलियन तक उछल गया और नॉर्टेल के लिए लागतों को नियंत्रित करने में मुश्किल समय आ रहा था। इसकी बिक्री, समय और प्रशासनिक व्यय या ओवरहेड खर्च 1997 में राजस्व का 17.6% से बढ़कर 1999 में 18.7% हो गया था। यह नॉर्टेक इंक ही था जो ग्लैमर स्पेक्ट्रम के मंद छोर पर सामान का उत्पादन करता है। विनाइल साइडिंग, डोर चाइम्स, एग्जॉस्ट फैन, रेंज हुड्स, ट्रेस कॉम्पैक्टर आदि। 1999 में नॉर्टेक ने शुद्ध बिक्री में $2 बिलियन में $49 मिलियन कमाए। 1997 में बिक्री में $1.1 बिलियन की शुद्ध आय में $21 मिलियन से ज़्यादा लाभ कमाया, जो नॉर्टेक के लाभ मार्जिन का 1.9 के साथ लगभग 1/3 बढ़ गई थी, जिससे नॉर्टेक ने राजस्व के 19.3% से 18.1% तक ओवरहेड खत्म कर दिया था। निष्पक्षता से कहा जाए तो नॉर्टेक का अधिकांश विस्तार अन्य कंपनियों को खरीदने से आया था, बल्कि आंतरिक विकास से नहीं। नॉर्टेक के पास $1 बिलियन का ऋण था, जो एक छोटी सी फर्म के लिए एक बड़ा भार था। लेकिन फरवरी 2000 में नॉर्टेक के शेयर की कीमत 1999 में अपनी कमाई से 5 गुना थी, जो निराशावादी में एक स्वस्थ खुराक जैसी थी। दूसरी ओर नॉर्टेल की कीमत आने वाले साल में 87 गुना हो सकती है। यह आशावादी का एक बड़ा ओवरडोज था। जब सभी ने ऐसा कहा और किया गया था, तब उन्होंने कहा कि प्रति शेयर $1.3 की कमाई के बजाय नॉरेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1.17 खो दिया। अंत तक 2002 में नस्टेल ने लाल निशान में $36 मिलियन से अधिक का खून बहाया था। दूसरी ओर नॉर्के ने 2000 में $41.6 मिलियन, 2001 में $8 मिलियन और 2002 के पहले 9 महीनों में $55 मिलियन कमाए। इसका स्टॉक वर्ष 2002 के अंत तक $28 के शेयर से बढ़कर $45.75 हो गया। जनवरी 2003 में नॉर्टेक के प्रबंधकों ने कंपनी को निजी कर लिया। सार्वजनिक निवेशकों से सभी शेयर $40 प्रति शेयर पर खरीदे। इस बीच नॉर्टेल का स्टॉक फरवरी 2000 में $1.66 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2002 के अंत में $56.81 हो गया। पियर आर्ट, रेड हैट और ब्राउन शू। 11 अगस्त 1999 को रेड हैट इंक लिनक्स सॉफ्टवेयर के एक डेवलपर ने पहली बार जनता को स्टॉक बेचा। रेड हॉट थे। शुरुआत में $60 की पेशकश की गई। शेयर $23 पर कारोबार के लिए खुले और $26.031 पर बंद हुआ। एक ही दिन में 200% का लाभ। रेड हैट का स्टॉक पिछले 18 महीनों में ब्राउन शू से अधिक हो गया था। 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेयर 4 महीनों में $143.13 पर 1944% तक हिट हुए। ब्राउन शू इस बीच, जिसकी दोनों लेस एक साथ बंधी हुई थी,
1878 में स्थापित कंपनी बस्टर ब्राउन के जूते बनाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लगभग 1300 फुटवेयर स्टोर चलाती है। 11 अगस्त को ब्राउन शू का स्टॉक $17.5 प्रति शेयर था, जो 9 दिसंबर तक घटकर $14.31 हो गया। 1999 में ब्राउन शू के शेयर 17.6% अंकों तक गिर गए। यहाँ एक कूल नाम और एक गर्म स्टॉक के अलावा रेड हैट के निवेशकों को क्या मिला? 30 नवंबर को समाप्त होने वाले 9 महीनों में कंपनी ने राजस्व में $13 मिलियन का उत्पादन किया, जिस पर उसने $9 बिलियन का शुद्ध घाटा हुआ। रेड हैट का व्यवसाय सड़क के किनारे वाले डेलिकेटेसन की तुलना में मुश्किल से ही उससे बड़ा था और बहुत कम आकर्षक था, लेकिन व्यापारियों जिन्हें सॉफ्टवेयर और इंटरनेट शब्दों से प्रेरित किया गया था, ने 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेयरों का कुल मूल्य $21.3 बिलियन तक पहुंचा दिया। पिछली 3 तिमाहियों में कंपनी ने शुद्ध बिक्री में $1.2 बिलियन और कमाई में $32 मिलियन का उत्पादन किया था। ब्राउन शू के पास लगभग $5 नकद और अचल संपत्ति में हिस्सा था। बच्चे अभी भी बस्टर ब्राउन जूते खरीद रहे थे। फिर भी 9 दिसंबर को ब्राउन शू के स्टॉक का कुल मूल्य $261 मिलियन था। बामुश्किल रेड हैट का आकार भले ही ब्राउन शू के पास रेड हैट के राजस्व का 100 गुना था, उस कीमत पर ब्राउन शू की वार्षिक आय का 7.6 गुना और इसकी वार्षिक बिक्री का 1/4 से भी कम मूल्य था। दूसरी ओर रेड हैट का कोई लाभ नहीं था, जबकि इसका स्टॉक इसकी वार्षिक बिक्री से 1000 गुना से अधिक पर बिक रहा था। रेड हैट कंपनी ने लाल निशान को दबाए रखा और इसे जल्द ही शेयर भी किया। हालांकि ब्राउन शू ने अधिक मुनाफा कमाया और इस तरह इसके शेयर धारकों ने भी। इन सभी से हमने क्या सीखा? बाजार अल्पकालिक में ग्राहम के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाता है, लेकिन उन्हें हमेशा अंत में मान लेते हैं। यदि आप किसी शेयर का शुद्ध रूप से खरीदते हैं क्योंकि इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, तो यह पूछने के बजाय कि अंतर्निहित कंपनी का मूल्य बढ़ रहा है या नहीं, इसके तुरंत बाद या बाद में आपको बेहद खेद होगा। यह एक संभावना नहीं है, यह एक निश्चितता है।